गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर रेशो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन रेशो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इन दोनों का एनालिसिस करने के हमारे पास 4 तरीके हैं: कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम किस किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, इसके कई मेथड्स हैं, जिसमें से कंपैरेटिव और कॉमन साइज मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशो एनालिसिस कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से किस तरह से और कौन कौन सी रेशोस निकाली जाती हैं, फिर उनका एनालिसिस करना और डिसीजन लेना, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फेवरेबल रहा है और क्या फेवरेबल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट रेशो एनालिसिस टुडे। इस क्लास रेशो एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेशो, मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो, राइट। रेशो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप। रेशो एक अर्थमेटिकल यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। किनके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है? जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट, और रिलेटेड आइटम्स को मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल तरीके से जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसे हम रेशो कहते हैं। ठीक है, अब आता है व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो। सो अकाउंटिंग रेशो में बी एक्सप्रेस्ड। अब अगर आपसे सिंपल रेशो पूछा जाए तो ये वाली लाइन आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो, तो अकाउंटिंग रेशो इज दैट रेशो which is calculated on the basis of accounting information, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर कैलकुलेट की जाती है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, जो दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी 2 फैक्टर चाहिए, तभी उनके बीच में क्या रिलेशन है हम रेशो से बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कहते हो 60 अपने आप में कोई एनालिसिस नहीं करता। अगर आप कहते हो मेरे 100 में से 60 आए हैं, तो 60%, तो ये एक रिलेशनशिप बताता है कि आउट ऑफ 100 यू गॉट 60। और सपोज अगर आपके 200 में से 60 आए होते, अगर आप सिंपली 60 बताते हैं तो इसकी कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर आप 60% बताते हैं रेशो में तो उसकी वैल्यू है, तो पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले रेशो का मतलब क्या है। इसके बाद आता है कि रेशोज का एक्सप्रेशन ऑफ रेशो कैसे कैसे निकाली जा सकती हैं। इनके बारे में जब हम पूरी रेशोस कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि रेशो कैसे कैसे एक्सप्रेस की जाती है। सबसे पहले आता है प्योर रेशो। इट इज द इन दिस फॉर्म द रिलेशन बिटवीन 2 आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन रेशो। 2 आइटम्स में बताए जाते हैं वो तो कॉमन बात है, लेकिन प्योर रेशो में क्या है, फर्क क्या है? प्योर रेशो में आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा। इट मे बी ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2:1, यानी हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो 2/1 से 2 भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्योर रेशो। आप फॉर्मूले की तरफ मत देखिए, आप सिर्फ जो चीज बताना चाह रही हूँ उस चीज को नोट करिए। प्योर रेशो वो रेशो है जहां फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता है। ठीक है, इसे हम प्योर रेशो कहते हैं। तो अब पहले मैं प्योर रेशो के साथ आपको फ्रैक्शन वाला ही पॉइंट समझा देती हूँ। फ्रैक्शन में भी रेशो आ सकती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। सपोज जब आपकी रेशो आती है 3/4 में
तो आप 3 को 4 से डिवाइड करिए तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये पॉइंट्स में आ रहा है। जब आपका आंसर पॉइंट्स में आता है, राउंड ऑफ फिगर में नहीं आता है, तो वो फ्रैक्शन रेशियो कहलाएगी। जब आपका आंसर प्योर में आता है, पॉइंट्स में ना आकर प्योर 2, 3, 4, 5, 1, तो वो प्योर रेशियो है। ठीक है। फिर आता है परसेंटेज। कभी कभी हम अपनी रेशियोज को परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल इनटू 100 इज इक्वल टू 25%। जैसे आपने कंपैरेटिव में और कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेज निकाली, तो ये परसेंटेज में भी एक्सप्रेस होता है। देन आता है टाइम्स, कितना गुना। इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर के अंदर कितने ऑपरेटिंग साइकिल घूमता है एक बिजनेस। मैंने बोला कि कोई एक बिजनेस 4 बार अपना ऑपरेटिंग साइकिल घुमाता है, एक 6 बार, एक 8 बार। तो हाउ मेनी टाइम्स इट ऑपरेट्स, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बार घूमता है। तो कभी कभी हमें रेशियोज को टाइम्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, कितनी गुना, तो उसे हम बोलते हैं टाइम्स। तो आपका जो रेशियोज है वो 4 तरह की है। प्योर, जब आपका फ्रैक्शन में नहीं आता है, प्योर आ जाता है, तभी आएगा जब नीचे 1 होगा। अगर नीचे 1 नहीं भी है तो आप उसको देखें कि वो डिवाइड होकर राउंड ऑफ फिगर आए। फ्रैक्शन जब आपका पॉइंट्स में आता है। परसेंटेज आप जानते ही हैं, जब आप अपनी रेशियो को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इनटू 100 करके। और टाइम्स, ये वाला जब हम इन रेशियोज को करेंगे तो आपके आंसर्स कैसे कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज हमारा टॉपिक अभी, मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो। क्या मीनिंग है, देन एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, रेशियो किस किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो का निकालना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें उन रेशियो का जब तक एनालिसिस नहीं करें। तो एन एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, जब हम इनका एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो की मदद से जब फिनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस, तो उसे हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन, ये लाइन याद कर लेंगे आप। ठीक है। उसके बाद आता है कि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की रेशियो एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन यूजर्स के लिए हमें एनालिसिस करके देना ही होगा। रेशियो एनालिसिस सर्व्स द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स, बड़े सारे यूजर्स का पर्पस सर्व करते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही अपना डिसीजन लेते हैं। इट सिंप्लीफाइज, सिंप्लीफाई करता है, समराइज करता है एंड सिस्टमेटाइज द फिगर्स इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, सिस्टमेटिक प्रेजेंट करता है जिससे कि आम आदमी यूजर्स उसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है। अब आता है एग्जाम में कई बार व्हाट आर दी एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स, ज़्यादा 3 नंबर से ज़्यादा तो आता ही नहीं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से कोई भी 3 आप याद करके रखिए, 3 या 4 याद कर लीजिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जितने जब हम रेशियोज के फिनेंशियल स्टेटमेंट की रेशियो निकालते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमारी इंफॉर्मेशन आसान हो जाती है। जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं 30, मैंने बोला एक बच्चे ने 450 मार्क्स लिया, एक ने 479 लिया, एक ने 350 लिया, एक ने 370 लिया, तो ये अपने आप में समझना मुश्किल है। अगर इसी मार्क्स को मैं परसेंटेज में बताती हूँ तो फटाफट समझ आती है कि किसके ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, राइट। तो इंफॉर्मेशन आसान बनाता है कौन, रेशियो एनालिसिस। दूसरा, रेशियो एनालिसिस डिटरमाइन करता है लिक्विडिटी, तरलता, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगाता है एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये पॉइंट अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो समझाने वाली हूँ। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। आपको बस इतना लिखना है, इट डिटरमाइन लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस।
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है क्या कंपनी अपनी शॉर्ट पीरियड में यानी विद इन अ ईयर 1 साल की अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में समर्थ है या नहीं, कैपेबल है या नहीं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में अगर है तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकालते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए चेक करना है तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकालते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये पता लगाना रेशो एनालिसिस से कि क्या बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, रेशो एनालिसिस से पता चलता है। अब तुम कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, हम आपके रिजल्ट से, परफॉर्मेंस से तो पता लगाते हैं। ऐसे कोई बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंटली कर रहा है या नहीं, उसका पता भी हमें किससे चलेगा? रेशो एनालिसिस से, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब जब अच्छे से काम कर रहा है तो ये भी पता लगाना है कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट तो कमा रहा है तो क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पहले से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको एनालाइज करना। एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, पहली बात ये, फिर पहले से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, रेशो एनालिसिस हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव को हम इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या करते हैं? इंटर फर्म हो सकता है या इंट्रा फर्म भी हो सकता है। टू नो, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस which need more, yes class, to know the areas of the business which need more attention, जहां आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, वो हमें पता चलता है रेशो एनालिसिस से, तो हम वहां अच्छे से ध्यान दें। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 2, 3, 1 एक भी पूछा जा सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेंगे। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए तो नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस। इसके आप सिर्फ हेडिंग याद कर लेंगे और अपने व्यूज में एक्सप्रेस भी कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये 1-2 नंबर के आते हैं। पहला फायदा क्या है रेशो एनालिसिस का? यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो एनालिसिस करने के फिनेंशियल स्टेटमेंट के 4 टूल हैं, कंपैरेटिव, कॉमन, कैश फ्लो, रेशो एनालिसिस, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूजफुल या यूज होने वाला टूल है। सिंपल लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डाटा। ये रेशो के द्वारा अकाउंटिंग डाटा को बड़े आसान तरीके से एक्सप्रेस करता है, समझाता है। किसको? अकाउंटिंग यूजर्स को, जो कि अकाउंटिंग के यूज करने वाले हैं। थर्ड, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ये ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट आया था। ये रेशो एनालिसिस इस चीज की असेसमेंट करने में, जांच करने में मदद करता है कि हाउ एफिशिएंटली दैट बिजनेस इज ऑपरेटिंग, कितनी एफिशिएंटली वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। यूजफुल फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। उसी से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल हेल्थ यानी फाइनेंशियली स्ट्रोंग है या नहीं, प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, किससे पता चलेगी? रेशो एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जब हम प्लान करते हैं फॉर फ्यूचर, उसके लिए भी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रेशोस आर हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब हम प्लान बना रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो पीछे देख कर करते हैं। पीछे देखने के लिए हमारे पास डाटा, इंफॉर्मेशन कौन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर उनका एनालिसिस हो जाए तो और ही बढ़िया है, तो हमारे पास क्विकली सब डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला है यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डाटा, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग या फोरकास्ट, और लास्ट है आपका यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज।
आपके बिजनेस के अंदर कौन से वीक एरियाज हैं, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आया था, ये लिखा है ना, वीक एरियाज में ये वाला पॉइंट था। टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन, जहाँ पर ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। तो यही वाली पॉइंट इसका क्या बन गई, एडवांटेज बन गया। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। अकाउंटिंग रेशियोज असिस्ट, हेल्प करता है इन लोकेटिंग द वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस एंड इवन दो द ओवरऑल परफॉर्मेंस में बी गुड। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग रेशियोज का यूज़ करते हैं बिजनेस के बेनिफिट के लिए। लास्ट एडवांटेज अकाउंटिंग रेशियो का, इट इज़ यूजफुल इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये पॉइंट भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि रेशियोज जो हैं हेल्प करती हैं, क्योंकि आपने देखा था जब हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट कॉलम हम रेशियोज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, राइट। इसको भी आप अपने आप लिख सकते हैं, हेडिंग याद कर लीजिए। ये चीज़ याद रखिएगा, इंटर फर्म कंपैरिजन और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। जब हम दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। अगर एक फर्म का अपने ही अंदर पिछले ईयर्स के साथ इंट्रा अपने ही अंदर कंपैरिजन करते हैं, जैसे ए फर्म ने अपना कंपैरिजन अपने पिछले सालों से किया, तो पिछले साल टाइम, पिछले टाइम, तो उससे याद रख लीजिए टाइम सीरीज एनालिसिस, तो उसे टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। तो मैंने वीडियो में दोनों तरह का कंपैरिजन डाला था। जब दो अलग अलग फर्म्स होंगी तब कैसे करोगे, या दो डिफरेंट ईयर्स का होगा तो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी तरह का कंपैरिजन किया जा सकता है। ये थी हमारी एडवांटेजेस। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर लिमिटेशंस भी हैं। सिंपल सी बात याद रखो बेटा, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर लिमिटेशंस थी। जब फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में लिमिटेशन है तो उसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो वही कमियां इसमें भी आएंगी, ठीक है ना। जब मेन चीज बनाने के बाद कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट या उसके एनालिसिस, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, सारी वही पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी। सेकंड चैप्टर तो कॉमन एनालिसिस का लिमिटेशन था, अब यहाँ रेशियो का स्पेसिफिक बता दिया। पहला आता है फॉल्स रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे देता है, गलत देता है। अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप भी जानते हैं। सो द reliability of ratio and its analysis is dependent upon the correctness of the financial statement, कि financial statement ठीक बनी है तो रेशियो एनालिसिस भी ठीक आएगा। अगर आपकी financial statement ही गलत बनी है तो रेशियो एनालिसिस भी गलत ही आएगा। दूसरा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, ये बात उसमें भी आपने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में भी, फर्स्ट टाइम में। इट रिकॉर्ड्स ओनली दैट ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है तो रेशो भी इग्नोर करेगा। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, ये एक नया पॉइंट है इसके अंदर। हम रेशो एनालिसिस में ये कोई नहीं बता सकते कि आपकी एग्जैक्ट रेशो क्या होनी चाहिए कंपनी के लिए, राइट। जैसे कि बिजनेस स्टडीज में मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर, रिलेशन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, लेकिन कितना होना चाहिए एग्जैक्ट ये मैंने आपको नहीं बताया, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये कहा था। तो ऐसे ही रेशियोज का कोई भी स्टैंडर्ड रेशो जो है उसकी कमी है, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। रेशियोज में नॉट बी कंपैरेबल, रेशियो जो हैं वो कंपैरेबल नहीं है। कैसे, अकाउंटिंग रेशियोज में नॉट बी कंपैरेबल इन डिफरेंट फर्म्स फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन का मेथड अलग यूज करती है, दूसरी दूसरा करती है, और स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका एक दूसरा करती है दूसरा, क्योंकि कभी कभी किसी अकाउंटिंग को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं। एक कंपनी ने अगर एक मेथड चूज किया है, दूसरी ने दूसरा, तब उनकी रेशियोज में भी, आंसर में भी डिफरेंस आएगा। उस सिचुएशन में हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। ये पॉइंट हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। कीमतों में परिवर्तन आने पर अकाउंटिंग
उस परिवर्तन को नहीं दिखाता। जब अकाउंटिंग में वो चेंजेस नहीं दिखाए जा रहे तो ऑब्वियसली रेशियोज में भी नहीं आएंगे, राइट। 6 पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग, ये पॉइंट भी आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी है और सेकेंड चैप्टर में भी है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है दिखावा। कभी कभी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करती हैं। प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो खर्चे कम कर दो या सेल इंक्रीज करके दिखा दो, या प्रॉफिट कम दिखाना है तो खर्चे ज़्यादा दिखा दो। तो कई तरह से जब वो मैनिपुलेट करती है तो उसके ऊपर ही हमारा रेशो निकलेगा। तो जो रेशो एनालिसिस है वो भी हमारा पूरी तरह से सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल बायस, व्यक्तिगत पक्षपात। क्या होता है बेटा कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब कोई तरीके हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनाता है तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, तो रेशियोज भी डिफरेंट आएंगी। पर्सनल जजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and therefore the accounting ratios are also not free from this limitation। तो ये लिमिटेशन उसमें भी आएगी रेशियो एनालिसिस में। द रेशियो है टू बी इंटरप्रेटेड बट डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट द सेम रेशियो इन डिफरेंट वेज। अब रेशियोज तो निकालते हैं लेकिन अलग अलग लोगों के हिसाब से वो लोग उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जब पर्सनल व्यक्तिगत पक्षपात जो है उसका रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। जब कहते हैं ना जड़ ही में जो कमी है तो उससे उगने वाले हर एलिमेंट में भी कमी आएगी वो वाली। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कमियां हैं वही कमियां रेशियो एनालिसिस में भी आएंगी, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आएंगी। तो ये था बेटा हमारा लिमिटेशंस और हमारा रेशियो एनालिसिस का थ्योरी पार्ट कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट कि रेशियोज कितनी तरह की हैं और कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। थैंक यू बेटा।